जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। तो देखिए कि हम लोग भारत का भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं लोग, और साइंस में जो साइंस पढ़ रहे हैं लोग वो भी साथ में चलता रहेगा। तो ये पहला आपका चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के सामान्य जानकारी। तो यहाँ से स्टार्ट होगा और डेली एक इसका वीडियो आएगा। तो ये देखिए, तो आप किसी भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए ये काफी होगा। इससे बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप इसको विस्तार से देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा और जाके ऑब्जेक्टिव एक बार मार के देखिएगा कि आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें पहला जो है गोलार्ध है। गोलार्ध किसे बोला जाता है? तो पृथ्वी को ही जब पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो मैप में जब उसका उपयोग किया जाता है मैप के रूप में, तो उसी को गोलार्ध बोला जाता है। गोलार्ध का मतलब गोला हो गया, तो पृथ्वी तो गोला के टाइप का हिल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले बेसिक देख लिया जाए, उसके बाद इसके बारे में देखा जाएगा। तो गोलार्ध में जो स्थिति है, तो सबसे पहले ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको समझना जरूरी है। देखिएगा कि एक जो रेखा इधर से डॉट लाइन दिखाई दे रहा होगा, ये 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा है। तो ये याद रखना है कि इसका नाम दिया गया है, ये बीच में से खींचा गया है, इसीलिए इसे 0 बताया जाएगा। और देखिए कि जो ये क्या करता है, जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये भूमि को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई भी गोला है, तो उसको बीच में से अगर काट दिया जाए तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। और ये रेखा जो है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचा गया है। तो यानी कि एक गोलार्ध जो हो जाएगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये आपका जो इधर वाला है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड कौन करता है? तो उसका नाम है विषुवत रेखा कहिए, भूमध्य रेखा कहिए, इक्वेटर कहिए इंग्लिश में, और इसे आसान भाषा में 0 डिग्री कहेंगे। विषुवत रेखा, देशांतर रेखा नहीं कहा जाएगा। अब ये रेखा खींचा गया तो 2 बराबर भागों में बांट गया। अब इसके 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा खींचा गया, इसका नाम दिया गया कर्क रेखा। तो हिंदी में इसे कर्क रेखा बोलेंगे और इंग्लिश में इसे बोला जाता है कैंसर। तो ये याद रखेगा। और यहां से देखिएगा कि 66.5 डिग्री ऊपर एक रेखा और खींचा गया। तो ऊपर कौन सा है? आर्कटिक, ये क्षेत्र है आर्कटिक का, तो इसीलिए इसे आर्कटिक रेखा बोला जाता है। और नीचे आइएगा 23.5 डिग्री पे, तो यहाँ पे आपका मकर रेखा है। तो ये याद रखिएगा, इसका नाम दिया गया है मकर रेखा, और कैप्सिकॉन बोला जाएगा इंग्लिश में। और ये 66.5 डिग्री एक नीचे रेखा खींचा गया, इसे बोला जाएगा अटलांटिक है नीचे, तो ये अटलांटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो 5 ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये जब भी हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, तो वहां पे जब भी मैप पढ़ा जाएगा तो इसके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। हालांकि इसके डिटेल में हम पढ़ाएंगे, इसका जो चैप्टर आएगा वहां पे जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग को भारत के बारे में पढ़ना है, तो थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और ये रेखा खींचा क्यों गया है, ये तो दिमाग में आता होगा क्वेश्चन। तो खींचा गया इसलिए कि कोई भी जगह स्थान बताने के लिए उसका स्थिति कहाँ पे है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में देखिएगा कि इसके अलावा एक उत्तर से दक्षिण की तरफ डॉट लाइन खींचा गया, और इसे बोला जाता है देशांतर रेखा। और ये क्या करता है कि समय और दिन रात बताने में मदद करता है। तो उत्तर से दक्षिण में जब खींचा जाएगा तो एक पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा और एक पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिएगा कि जो भारत का स्थिति है यहाँ पे है, तो अब बताइए कि दिशा के आधार पर वो किस दिशा में है। तो अगर देखा जाए कि किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। और ये जो समय विच रेखा है, यानी टाइम जोन है, इसके अनुसार देखा जाए तो ये किधर है, तो ये पूर्व में है। तो ये गोलार्ध में किधर हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये आपका उत्तर रहा और ये रहा पूर्व, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए कि ये जो समय रेखा है, जिसे ग्रीनविच जोन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन से खींचा गया। समझ सकते हैं कि 1869 के आसपास में जो सबसे शक्तिशाली देश था वो ब्रिटेन ही था। तो जो शक्तिशाली रहता है तो वहीं से कोई भी काम स्टार्ट होता है। तो ब्रिटेन से ये रेखा खींचा गया है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि इससे और इसके बीच का जो
समय का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो वहां पे तो आप ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि ये कैसे होता है। तो देखिए इस रेखा से दूरी जो है तो ये कितना है, तो आपका 5.5 घंटा आगे चलता है। अब एक एक यहाँ पे देखिएगा कि इधर 169 लाइन है, इधर 169 लाइन है, 180 इधर लाइन है, 180 इधर लाइन है। तो वो लाइन के आधार पे ही समय को निर्धारित किया जाता है। तो वहां हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत पूरब में है। जो टाइम जोन है जहां से खींचा गया है उसके पूरब में है और 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा कि जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत, और कितना दूरी इसका पड़ेगा, तो दूरी पूछता है। तो दूरी आसान है याद करना, यहां से आसानी से याद हो जाएगा 8, 7 और 6, यानी कि 876 किलोमीटर है। तो बहुत आसानी से याद रहेगा कितना है, तो 8, 7, 6 ऐसे याद रखिएगा, 8, 7, 6, तो कभी भूलिएगा नहीं। तो ये तो आपको भारत का जो स्थिति है ग्लोब पे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ग्लोब के बारे में डिटेल में जब उसका चैप्टर पढ़ा जाएगा तो एक एक डॉट लाइन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब चलिए एक एक करके इसके बारे में देखा जाए। तो सबसे पहले देखिएगा कि नामकरण, तो भारत का नाम तो बहुत सारा है, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, आर्यावर्त है, जम्मू द्वीप है। तो 5 नाम तो ऐसे मोटा मोटी जानते हैं। एक एक चीज के बारे में देखा जाए। भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो देखिए कि वैदिक जो काल था उस समय भारत एक कुल हुआ करता था और उसी कुल के नाम पे भारत रखा गया। उसके बाद पूछेगा कि हिंदुस्तान नाम क्यों पड़ा, हिंदुस्तान। तो देखिए कि हिंदुस्तान नाम होने का प्रमुख कारण है कि जब अरब यात्री यहाँ पे आता है लोग और व्यापार करने के लिए आता है लोग, तो यहाँ पे तो हिंदू उस समय धर्म था, हिंदू धर्म। तो हिंदू हिंदू कहते कहते हिंदुस्तान हो गया, यानी कि हिंदुओं का देश। तो इस प्रकार इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदुस्तान नामकरण कौन किया है, तो अरबी लोग किए हैं लोग। इसके बाद पूछ सकता है कि आपका इंडिया नाम कौन रख दिया। तो देखिए कि इंडिया जो नाम है, जब ब्रिटेन यहाँ पे आता है लोग या यूरोपीय देश आता है लोग, तो वो इसका नाम इंडिया कर देता है लोग। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। जम्मू द्वीप, तो जम्मू द्वीप कहानियों में मिलता है कि जम्मू द्वीप का ये कभी हिस्सा हुआ करता था। तो ये आप याद रखिएगा। आर्यावर्त यानी कि आर्यों का देश। तो ये अब 5 नाम आपको समझ में आ गया होगा कैसे नाम है। भारत का नाम पड़ा, वैदिक काल में एक भारत कुल हुआ करता था और उसी कुल के नाम पे भारत पड़ा। हिंदुस्तान, यहाँ पे अरबी लोग आता है लोग, उसके आसपास का क्षेत्र का ईरान और उसके आसपास का जो अरब देश है लोग, और हिंदू से प्रचलित हो जाता है हिंदुस्तान। तो ये हो जाएगा। इंडिया यूरोपीय देश के द्वारा दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, तो जब संविधान सभा के द्वारा जब नामकरण भारत का किया जा रहा था, तो उस समय देखिए कि दक्षिण भारत के लोग भारत के नाम से संतुष्ट नहीं था लोग। उन लोगों को लग रहा था कि उत्तर भारत के लोग हिंदी भाषाई है लोग, तो हम लोग के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर रहा है लोग, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है। संवैधानिक नाम अगर पूछे तो इंडिया डेट इज भारत, यानी कि जो इंडिया है वही भारत है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, संवैधानिक नाम। तो नामकरण हो गया। इसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आप याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए हम पहले से क्यों नहीं लिखे हैं, पहले से अगर लिखेंगे तो आप रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो एक एक चीज आपके पास कॉपी कलम होना चाहिए, और जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे आप फिल करते जाना है। तो आपको 2 फायदा होगा, एक बार में 2 बार पढ़िएगा और वो दिमाग में मैपिंग होते जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर क्षेत्रफल भारत का पूछा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरी दुनिया का जितना भूमि है, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मात्र इसका प्रतिशत कितना है, 2.4। तो प्रतिशत के हिसाब से पूरी दुनिया का ये 2.4 है। वहीं पे जनसंख्या के हिसाब से देखिएगा तो सारा 17% है, यानी 70.5 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
उसके बाद अगर प्रतिशत के हिसाब से देखिएगा तो 2.4%, और जनसंख्या देखिएगा कि कितना है पूरी दुनिया का, हमारे भारत में तो 17.5% है, तो ये याद रखिएगा। आकृति देखिएगा तो आप थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो आकृति है अगर इधर से देखा जाए इधर से, तो ये कैसा आपको दिखाई देगा, तो चतुर्भुज है, तो आकृति कैसा है, चतुर्भुज है, तो ये याद रखिएगा कि आकृति कैसा है, चतुर्भुज है। अगर विस्तार का बात किया जाए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो सबसे पहले हम लोग राज्य देख लिया जाए कि सबसे पहले उत्तर में कौन सा राज्य है, तो आसानी होगा। तो देखिए सबसे उत्तर में जो राज्य है, पहले तो जम्मू कश्मीर होता था राज्य जो था, लेकिन अब तो यूटी बन गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग। तो अभी फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका है अरुणाचल प्रदेश, तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है, तो ये आपको याद रखना है कि गुजरात हो जाएगा। तो सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिण में तमिलनाडु, और सबसे पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में गुजरात। तो ये तो हो गया। अब इसका पॉइंट देख लिया जाए जहां से क्वेश्चन आता है, तो दिशा के आधार पे अगर देखिएगा कि अंतिम पॉइंट कौन सा है। अच्छा, एक चीज और देखिए कि यहाँ से उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार कितना होगा, तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है भारत का। आपका इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कॉल तक यहाँ तक पड़ेगा। ये अभी इसके बारे में देखेंगे तो और समझ में आएगा। पूर्व से पश्चिम अगर देखिएगा तो 2933 किलोमीटर पड़ेगा। पूर्व से पश्चिम मतलब कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो अंतिम छोर है उन दोनों के बीच में ये कितना पड़ेगा, तो आपका 2933 किलोमीटर पड़ेगा। तो ये याद रखेगा। और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि चलिए आगे देखा जाएगा वो क्वेश्चन जब आएगा। तो अगर सीमा का बात किया जाए कि भारत का सीमा कितना है, तो स्थलीय सीमा आपका हो जाएगा 15,200, और एक्यूरेट देखिएगा तो 15,107.6 किलोमीटर होता है, लेकिन हम लोग को 15,200 किलोमीटर याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन आएगा स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा समझने से पहले थोड़ा सा ये समझिए कि देखिए ये आपका गुजरात है और ये आपका पश्चिम बंगाल है, और ये भारत का जो नीचे वाला पोर्शन देखिएगा तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, और तीन तरफ से कोई भी भूमि का हिस्सा पानी से घिरा रहता है तो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। तो इसीलिए ये जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है, या कर्क रेखा तो ये ऊपर हो जाएगा, इसके जो जहां से घिरा हुआ है तीन तरफ से पानी से, तो उसे प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। तो ये याद रखना है। और देखिएगा कि ये हम लोग स्थलीय जो देख लिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 15,200 किलोमीटर। वैसे ही आपसे पूछेगा कि तटीय क्षेत्रफल कितना है। तो तटीय क्षेत्रफल दो तरीका से याद करना है। एक तो आपको याद करना है कि कुल तटीय क्षेत्रफल है जो 7517 किलोमीटर, कहीं पे 15 किलोमीटर देता है, तो लगभग में इसके आसपास है। अब यहाँ एक चीज और क्वेश्चन क्या पूछता है कि देखिए इसमें जब हम सभी मिला देते हैं, ये जो आपको टापू दिखाई दे रहा है और इधर भी आपको बहुत सारा द्वीप दिखाई दे रहा होगा, लक्षद्वीप, और इधर अंडमान निकोबार, तो सभी को जब मिलाएंगे तब आपका 7517 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर सभी टापू और जो द्वीप है उसे छोड़ दिया जाए तब इसका जो है 6100 किलोमीटर होता है। तो यानी कि जो सिर्फ ये क्षेत्रफल, ये स्थलीय जो लगा है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्थलीय समुद्री क्षेत्रफल कितना है, तो आपका 6100 किलोमीटर हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, ये जो है। तो ये आप याद रखेगा। हम लोग को दिशा के आधार पे अंतिम बिंदु देखना है। तो देखिए कि सबसे जो उत्तर में अंतिम बिंदु है इसका नाम दिया गया है इंदिरा कॉल। तो ये याद रखिएगा कि इंदिरा कॉल सबसे उत्तर में है, और सबसे दक्षिण में आप देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट है। तो सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। और अगर वहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे दक्षिण में भूस्थलीय
अंतिम छोर कौन सा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा तमिलनाडु में पड़ेगा आपका अंतिम छोर। इसका नाम दिया गया है कन्याकुमारी, ये केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में पड़ता है उसका अंतिम छोर। इसके बाद आपका इंडोनेशिया जो देश है वो स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पूर्व का अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पॉइंट सबसे पूर्वी पॉइंट है और उसे बोला जाता है किबूती। तो इसका नाम क्या दिया गया है, किबूती नाम नहीं दिया गया है, ये जगह है। तो वो पॉइंट जो पड़ता है किबूती पड़ता है और ये आपका गुजरात में पड़ेगा। ये पूर्वी हो गया तो ये सबसे पश्चिमी आपका पड़ेगा और इसका नाम दिया गया है गुहार मोती। तो गुहार मोती हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। पूर्वी सबसे पूर्वी आपका किबूती, सबसे पश्चिमी गुहार मोती। तो ये हम लोग को देख लिए लोग। अब हम लोग को देखना है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा देखा जाए तो यहाँ पे आपका कर्क रेखा है और कर्क रेखा जो ये आपको डॉट लाइन दिखाई दे रहा है यही कर्क रेखा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किस किस राज्य से होकर गुजरता है, तो गुजरात हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा और साथ में यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये 3 राज्य सबसे पहले याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो 3 इधर याद हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद याद रखिएगा, टीएम याद रखिएगा तो आपका हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्य हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा ऐसे किस राज्य के राजधानी से होकर गुजरता है, तो देखिएगा कि झारखंड की राजधानी रांची है, तो ये रांची से होकर गुजरता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इतना जरूर आपको याद रखना है। बाकी कोई ट्रिक वोरिक ऐसे याद नहीं करना है, ट्रिक से याद कीजिएगा, ट्रिक भूलिएगा तो वो भी भूल जाइएगा। कॉन्सेप्ट से पढ़िए तो हमेशा याद रहेगा और जहां भी पढ़िए तो एक मैप रखिए तो और भी आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर देखा जाए सबसे पहले क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर सबसे बड़ा राज्य देखिएगा तो आपका राजस्थान हो जाएगा। तो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पे सबसे छोटा राज्य अगर देखिएगा कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये आपका गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं पे जनसंख्या के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे यूपी पड़ेगा, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका सिक्किम है। तो सिक्किम जो है यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ पे मात्र 17 किलोमीटर प्रति व्यक्ति ही रहता है लोग। तो आपको एक बार और रिकैप कीजिए कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा आपका सिक्किम हो जाएगा। वहीं पे अगर जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसके बाद देखिएगा कि पड़ोसी देश देखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पड़ोसी देश अगर देखिएगा तो देखिए इधर सबसे पहले देखिए कि 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से लगते हैं और 2 पड़ोसी देश में जो आपका समुद्री सीमा निर्धारण करते हैं, या 3 कहिए। एक तो मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, इंडोनेशिया भी निर्धारण करता है। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक ये सीमा भारत के साथ बनाता है। और साथ में याद रखिएगा कि इसके ऊपर अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान भारत के साथ सीमा कितना बनाता है, तो 106 किलोमीटर का ये सीमा बनाता है। और सबसे कम सीमा बनाने वाला देश से कौन सा है भारत के साथ, तो अफगानिस्तान है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि वर्तमान में भारत के साथ अफगानिस्तान का सीमा नहीं लगता है। इसका कारण है
पाकिस्तान जो है यहाँ पे पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, यानी कि कश्मीर का जो एक हिस्सा है जिसे पीओके बोला जाता है, उसको ये अपने हिस्सा में रखा है। तो कभी ना कभी हम लोग लेंगे तो उसके बाद अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट सीमा हम लोग का लग जाएगा। तो ये याद रखना है कि अफगानिस्तान के सीमा 106 किलोमीटर लगता है, लेकिन वर्तमान में नहीं लगता है। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है, तो उसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए कि ये जो आपका यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा जो लगता है, ये चीन का लगता है। तो यहां से लेके यहां तक चीन का लगता है, तो ये याद रखेगा। और भारत और चीन के जो सीमा का नाम है, इसे बोला जाता है मैकमोहन। तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था, मैकमोहन के द्वारा किया गया था, इसीलिए उसका नाम मैकमोहन रेखा पड़ गया। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश से लेके और इधर आपका जो भी राज्य है, नागालैंड, कोहिमा, ये आपका मणिपुर, ये सब हो गया। तो इस 4 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है म्यांमार, और साथ में ये समुद्री सीमा भी बनाता है। तो ऐसे 3 देश हैं कि जो स्थल के साथ साथ समुद्री सीमा भी बनाते हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान स्थल के साथ समुद्री सीमा भी बनाता है अरब सागर में। और बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश स्थल के साथ समुद्री सीमा बनाता है। म्यांमार भी हो जाएगा, जो स्थल के बाद समुद्री सीमा भी बनाता है। तो ये याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां से पूछेगा कि सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला देश कौन सा है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत का जो सीमा लगता है 4096.7 किलोमीटर का सबसे ज्यादा सीमा लगता है। इसके बाद अगर देखिए कि सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ लगता है, तो ये तो हम लोग देखे हैं लोग अफगानिस्तान के साथ। लेकिन वर्तमान में अगर पूछ दिया कि वर्तमान में किस देश के साथ लगता है, तो भूटान याद रखिएगा, 699 किलोमीटर। तो ये याद रखना है कि 699 किलोमीटर इसके साथ सीमा लगता है। तो आपको याद हो गया होगा, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान, वर्तमान में सबसे कम आपका भूटान हो जाएगा 699 किलोमीटर। तो इसीलिए रिपीट बार बार कर रहे हैं कि ताकि एक बार में ही आपको याद हो जाए। विभाजन रेखा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखिएगा, तो रेड क्लिफ रेखा ये किसके बीच में लगता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। देखिए कि रेड क्लिफ जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग होता है देश, तो रेड क्लिफ ही थे जो इसके सीमा का निर्धारण किए थे, तो इन्हीं के नाम पे रख दिया गया। और देखिए कि मैकमोहन रेखा, तो अभी हम बताए हैं चीन और भारत के बीच में ये मैकमोहन रेखा लगता है। और डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में लगता है। और 0 पॉइंट, देखिए कि 0 पॉइंट बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में लगता है। हालांकि बांग्लादेश और भारत के सीमा का कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 0 पॉइंट बोला जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो अब आएगा ही बार बार। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है चैनल, जल संधि, जल मधुर स्थल, यानी कि ये तीनों एक ही चीज है, तो कोई भी कहिए एक ही बात होगा। उसको देखने से पहले थोड़ा सा आप एक बार इसको देखिए। देखिएगा कि प्रायद्वीपीय जो भारत है, तो ये आपका अरब सागर है। और ये आपका अरब सागर में देखिए कि लक्षद्वीप है। तो ये जितना डॉट लाइन दिखाई दे रहा होगा, लक्षद्वीप 36 द्वीपों के समूह से मिलकर बना है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि ये आपका मालदीव जो देश है, तो मालदीव देश जो है, और यहाँ पे मिनिकॉय जो है भारत का, ये लक्षद्वीप का एक टापू है। तो इसके बीच से 8 डिग्री चैनल गुजरता है और इन दोनों को विभाजित करता है। तो भारत और मालदीव को विभाजित करने वाला चैनल कौन सा है, तो 8 डिग्री चैनल है। तो ये आप याद रखेगा। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में से 9 डिग्री चैनल गुजरता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बीच ये निर्धारण करता है। श्रीलंका और इंडिया के बारे में थोड़ा सा देखिए। देखिए कि श्रीलंका जो है इंडिया से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, खंबात के खाड़ी के द्वारा अलग होता है, राम सेतु के द्वारा अलग होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ये भारत के पूर्व में जो जल है,
उसको बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। और भारत के जो पश्चिम में जल है इसे अरब सागर बोला जाता है। और भारत के जो नीचे वाला जल है इसे हिंद महासागर बोला जाता है। तो भारत के नीचे कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर। हिंद महासागर से एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पे रखा गया है? तो हिंद महासागर ही है जो हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है। ऐसा दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो महासागर का नाम उसके नाम पे पड़ा हो, लेकिन भारत के नाम पे पड़ा है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के नाम पे ये रखा गया है हिंद महासागर। तो ये तो हो गया, इधर का हम लोग देख लिए लोग। हाँ, ये सब अब इधर का खत्म हो गया। तो इधर का देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय अभी हम लोग देखे हैं लोग, यहाँ पे हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है, तो ये हम लोग अभी देखे हैं लोग, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 डिग्री चैनल, ये किसको विभाजित करता है? तो आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को ये विभाजित करता है। तो ये आपका ग्रेट निकोबार रहा यहाँ पे, और सुमात्रा यहाँ पे है। ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, तो ये याद रखेगा, सुमात्रा किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। और ये कितने डिग्री विभाजित करता है? तो 6 डिग्री विभाजित करता है, यानी कि इसके बीच में से 6 डिग्री गुजरता है। उसके बाद देखिए कि 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार। ये देखिए उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, और यहाँ पे ग्रेट निकोबार है। तो जो 10 डिग्री है लघु अंडमान, यानी कि ये छोटा अंडमान हो गया, और उसके बाद कार निकोबार, तो यहाँ से गुजरता है 10 डिग्री चैनल, और ये दोनों को विभाजित करता है। तो ये आप याद रखेगा। ग्रेट जो चैनल है, ये इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार है, ये आपका पॉइंट जो सबसे आपका दक्षिणी पॉइंट है भारत का, तो इंदिरा पॉइंट से विभाजित करता है ग्रेट चैनल, और ये इंडोनेशिया और भारत का सीमा बनाता है। तो ये याद रखेगा। पाक जल संधि हम लोग देखे ही हैं लोग, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो जल संधि है पाक जल संधि है। पबन द्वीप है, रामेश्वरम जो जल संधि है वो भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोको जल संधि। कोको जल संधि भारत और म्यांमार के बीच में लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि कोको जल संधि जो है यहाँ पे है। अब ये इसका कहानी क्या है कोको जल संधि का, कि एक समय ये भारत का हुआ करता था, लेकिन 1954 में जवाहरलाल नेहरू जाते हैं म्यांमार में, और दोस्ती के रूप में एक टापू गिफ्ट करते हैं, और वो टापू का नाम था कोको द्वीप। अब म्यांमार तो ले लिया इसे, लेकिन एक भारत के लिए समस्या बन गया है। समस्या क्या बन गया है कि म्यांमार क्या किया है कि ये जो द्वीप है कोको द्वीप, ये चाइना को दे दिया है। और चाइना क्या करता है कि यहाँ पे अपना सैटेलाइट लगा के, क्योंकि देखिए कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ेगा, और आंध्र प्रदेश जो पड़ता है, आंध्र प्रदेश के आसपास में ही हम लोग श्रीहरिकोटा द्वीप है, उस पे सैटेलाइट लॉन्चर है। उसके बाद यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप है जो बंगाल के ठीक नीचे उड़ीसा के तट पे पड़ता है, वहां पे भी सैटेलाइट लॉन्चर है, और वहां पे परीक्षण भी करते हैं लोग बहुत सारा बम उम का, ये सब का। तो ये यहाँ से निगरानी करते रहता है। तो इस प्रकार देखिए कि भारत के लिए ये एक समस्या बन के उभरा हुआ है। तो ये आप जरूर याद रखेगा। इसके अलावा एक जो टॉपिक है यहाँ इसमें कहीं पे छूट गया है, ये जो तटीय राज्य है, तो तटीय राज्य थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए कि भारत का कुल तटीय राज्य कितना है। अगर पहला क्वेश्चन यही आएगा कि भारत का तटीय राज्य कितना है, तो 9 तटीय राज्य हैं। 9 तटीय राज्य में कौन कौन है? तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। तो ये आपका 9 हो जाएगा, 5 इधर 4 इधर। अब एक चीज यहाँ हम लोग को देखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा सीमा साझा करने वाला समुद्र के साथ। तो आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात का सबसे ज्यादा सीमा लगता है समुद्र से, तो गुजरात सबसे लंबा क्षेत्र वाला है जो सीमा साझा करता है। और सबसे कम आपका हो जाएगा तो गोवा हो जाएगा। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है, और तटीय राज्यों में भी इसका जो सीमा लगता है तट से, उसके आधार पर भी छोटा है। लेकिन अगर पूछ दिया कि सबसे पूरब में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो एपी हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश। तो ये आप याद रखेगा।
और इसके अलावा नोट में थोड़ा सा देख लीजिए, भारत का औसतन समुद्री तल कहाँ से मापा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि ये आपका चेन्नई से मापा जाता है। चेन्नई कहाँ पड़ेगा, तो तमिलनाडु में पड़ेगा, तो यहाँ से मापा जाता है। प्रादेशिक जल सीमा, ये प्रादेशिक जल सीमा कितना होता है, तो देखिए कि किसी भी देश का जहां से समुद्र स्टार्ट होता है वहां से 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो होता है इसका प्रादेशिक सीमा होता है, इसके अंतर्गत कुछ भी कर सकता है। उसके बाद देखिए कि संलग्न क्षेत्र मंडल कितना होता है, तो ये 24 किलोमीटर का होता है। और उसके बाद देखिए कि उन्नयन क्षेत्र कितना होता है, तो ये 200 समुद्री मील के बराबर होता है। तो इसके अंतर्गत देखिए कि इसमें खनन उनन तो करने के लिए पहले यूएन से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन ये सीमा भी उसी देश के अंतर्गत आता है, तो इसमें बाहरी कोई देश आके हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और तो ये आप देख लिए, ये जो तो थोड़ा पॉइंट था। तो इस प्रकार देखिएगा कि हम लोग जो सामान्य परिचय था भारत का, तो यहाँ पे समाप्त होता है। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि और क्या सुधार किया जा सकता है या और कौन सा विषय स्टार्ट किया जाए, कुछ भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम के बारे में। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।